Hello friends, today in this session we are going to talk about a new talking point for Core 3 which is going to be very exciting, and in coming time we will discuss and get the maximum benefit of this point. तो आज के सेशन में हम लोग एक नए टॉकिंग पॉइंट के बारे में बात करने जा रहे हैं। अभी तक हम कोर 3 के बारे में बहुत सारी बातें डॉक्टर के साथ करते हैं, जैसे कि कोर 3 एक नंबर 1 ब्रांड है। अगर हम इसके साइज को देखते हैं एल-मिथाइल फोलेट में जो एग्जिस्टिंग ब्रांड्स हैं उनके कंपैरिजन, तो कोर 3 नंबर 1 ब्रांड है उसके वॉल्यूम के हिसाब से अकॉर्डिंग टू अवाक्स एंड IQVIA। अगर हम प्रिस्क्रिप्शंस की बात करते हैं तो अगेन कोर 3 एल-मिथाइल फोलेट कैटेगरी में नंबर 1 ब्रांड है, क्योंकि इसे सबसे ज्यादा गायनेकोलॉजिस्ट प्रिस्क्राइब करते हैं। अगर हम कोरोना कॉर्पोरेट की बात करते हैं तो कोरोना कॉर्पोरेट में कोर 3 सेकेंड मोस्ट और बिगेस्ट SKU है। कोरोना कॉर्पोरेट में ये दूसरे नंबर का सबसे बड़ा SKU है। तो ये सारी चीजें हमें काफी प्राउड दिलाती हैं और हम और भी ज्यादा कॉन्फिडेंट होकर कोर 3 के बारे में काम करते हैं। पर कभी आपने क्या ये सोचा है कि वो कौन सी चीजें हैं जो कोर 3 को नंबर 1 बनाती है? डेफिनेटली हमारी मेहनत और लगन, जिससे हम काम कर रहे हैं दिन रात, वो कोर 3 को नंबर 1 बनाता है। जब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो कम्युनिकेशन में कुछ पॉइंट्स जो हम हमेशा से एक डिफरेंशियल USP के तौर पे बोलते हैं, उसने कोर 3 की अपनी एक जगह बनाई है गायनेकोलॉजी में, जैसे कि टाइनी टैबलेट साइज, कैप्टैप टेक्नोलॉजी एंड टॉलरेबिलिटी। इसके अलावा भी क्या कोई ऐसी बात है जो कोर 3 को नंबर 1 बनाती है? बिल्कुल। एक और चीज जिसकी तरफ हम कम ही ध्यान देते हैं वो है कोर 3 का डिफरेंशियल फॉर्मूला एंड उसकी क्वालिटी। ये कोर 3 की क्वालिटी ही है जिसके कारण ईयर आफ्टर ईयर हमारे डॉक्टर्स को रिजल्ट मिलता है और कभी भी वो किसी भी रिजल्ट को लेकर कंप्लेन नहीं करते हैं। और शायद इसीलिए इसी डिफरेंशियल फॉर्मूला और क्वालिटी के कारण कोर 3 ने अपना ये पोजीशन बनाया है। तो आज के इस प्रेजेंटेशन में हम लोग कुछ बातों को डिस्कस करेंगे। वी विल डिस्कस अबाउट द फॉर्मूला ऑफ कोर 3, what makes core 3 different from others and how core 3 offers superior quality। इन बातों को हम डिस्कस करेंगे, पर डिस्कशन करने से पहले कुछ टर्मिनोलॉजीज को समझ लेना मुझे आसान होगा। What is the meaning of isomers? I'm sure आपने पहले भी आइसोमर्स को पढ़ा है और आप इसके बारे में जानते ही होंगे, फिर भी यहाँ एक बार डिस्कशन हम करेंगे। Isomers are molecules that have the same molecular formula but have a different arrangement of the atoms and the different chemical properties. So अगर कोई दो आइसोमर्स हैं तो उनका केमिकल फॉर्मूला हमेशा सेम होता है, उनके एटम्स जहां वो जुड़े हुए होते हैं उसकी पोजीशन डिफरेंट हो सकती है, पर केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज, मतलब उसके केमिकल और फिजिकल गुण हमेशा डिफरेंट होते हैं। तो इस तरीके से दो आइसोमर्स यहाँ एग्जांपल के तौर पर एल आइसोमर एंड डी आइसोमर दिखाए गए हैं। एल आइसोमर में आप देखेंगे कि हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन की पोजीशन डी आइसोमर की तुलना में डिफरेंट है। एल आइसोमर में हाइड्रोजन आपके लेफ्ट हैंड साइड पे है, जबकि डी आइसोमर में ये राइट हैंड साइड पर है। तो इसी प्रॉपर पोजीशन के डिफरेंस के कारण केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज या उसके गुण बदल जाते हैं, तो इन्हें ही आइसोमर कहा जाता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एल एंड डी आइसोमर? अक्सर हम एल मतलब लीवो एंड डी मतलब डेक्स्ट्रो आइसोमर्स को सुनते हैं, जैसे लीवोसिट्राजीन। तो यहाँ पर लीवो का क्या मतलब होता है और डेक्स्ट्रो का क्या मतलब होता है? लीवो रोटेटरी मतलब ऑन द लेफ्ट हैंड साइड पर अगर कोई पर्टिकुलर ग्रुप या एटम जुड़ा हुआ है तो उस पर्टिकुलर ग्रुप या एटम के कारण जब हम उसका नोमेनक्लेचर करते हैं तो उसे लीवो का नाम दिया जाता है। एट द सेम टाइम अगर कोई ग्रुप या एटम राइट हैंड साइड की तरफ जुड़ा हुआ है तो उसको नोमेनक्लेचर में हम डेक्स्ट्रो का नाम देते हैं।
जब आप अपने हाथ का या पाम, हथेली का मिरर इमेज देखते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी छोटी उंगली या अंगूठा मिरर इमेज में अपोजिट साइड पर दिखाई देता है। कुछ इसी तरीके से आइसोमर्स के साथ भी होता है, पर इस तरीके से आइसोमर्स की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज या उसके गुण बदल जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ हमने ग्लूकोज का एक फॉर्मूला लिया है जिसमें OH ग्रुप आप देखेंगे डी ग्लूकोज, मतलब इन द राइट साइड पर OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसके कारण उसे डी ग्लूकोज कहा जाता है। वहीं एल ग्लूकोज में OH लेफ्ट हैंड साइड पर जुड़ा हुआ है, इसलिए उसे हम एल ग्लूकोज कहते हैं। तो अब आप मेरी बात समझ गए होंगे कि आइसोमर्स क्या होते हैं और लीवो और डेक्स्ट्रो आइसोमर्स का नाम किस तरीके से दिया जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तीसरा, डायस्टीरियो आइसोमर्स। आइसोमर्स के भी कुछ प्रकार होते हैं, जैसे कि फोटो आइसोमर्स। फोटो आइसोमर्स जैसे हमने अभी पिछले स्लाइड में देखा कि एक हथेली का जब हम मिरर इमेज देखेंगे तो उसमें अंगूठा अपोजिट साइड में दिखाई देता है, इसे हम फोटो आइसोमर कहते हैं, जिसमें अपोजिट फोटो जैसा रिफ्लेक्शन आता है। कुछ और भी आइसोमर्स होते हैं जैसे डायस्टीरियो आइसोमर्स। यहां पर ये जरूरी नहीं कि दोनों एटम्स या ग्रुप्स बिल्कुल मिरर इमेज की तरह से अपोजिट पोजीशन पे जुड़े हुए हों। ये हो सकता है कि वो ग्रुप या एटम मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में कहीं भी जुड़े हुए हों, पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, मतलब निश्चित एटम्स एंड निश्चित ग्रुप्स ही उसके अंदर जुड़े हुए दिखाई देंगे, पर उनकी पोजीशन कुछ भी हो सकती है। तो इन्हें हम बोलते हैं डायस्टीरियो आइसोमर्स। ये फोटो आइसोमर्स नहीं होते, मतलब इनकी पोजीशंस एटम्स की डिफरेंट हो सकती है, बट ये आइसोमर्स हैं, इसलिए इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हमेशा अलग होती हैं, पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है। हम मिथाइल फॉलेट की बात करें तो मिथाइल फॉलेट के भी दो डायस्टीरियो आइसोमर्स हैं। पहला है एल मिथाइल फॉलेट और दूसरा है डी मिथाइल फॉलेट। आप समझ ही गए होंगे, किसी एक पर्टिकुलर एटम या ग्रुप जो कि लेफ्ट हैंड साइड पर जुड़ा हुआ था, उसके कारण एल मिथाइल फॉलेट का नाम दिया गया, और वही ग्रुप अगर राइट हैंड साइड पर जुड़ा हुआ था तो उसके कारण उसे डी मिथाइल फॉलेट का नाम दिया गया। तो एल और डी मिथाइल फॉलेट इस तरीके से बनते हैं। एक और बात जो हम शुरू से बार बार रिपीट कर रहे हैं कि इनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज हमेशा अलग होती हैं। तो एल मिथाइल फॉलेट और डी मिथाइल फॉलेट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी हमेशा अलग अलग ही होंगी। एल मिथाइल फॉलेट की जहां तक हम बात करते हैं तो यहाँ पर एक और चीज आपको दिखाई दे रही है। एल मिथाइल फॉलेट के बाजू में लिखा हुआ है डिजायर्ड फॉर्म और डी मिथाइल फॉलेट के बाजू में लिखा हुआ है अनडिजायर्ड फॉर्म। इसका मतलब ये है कि मिथाइल फॉलेट के रेसिमिक मिक्सचर में से जब हम एल मिथाइल फॉलेट और डी मिथाइल फॉलेट को अलग करते हैं तो एल मिथाइल फॉलेट ही हमारे लिए डिजायरेबल है या उपयोगी है, क्योंकि इसका एक डेफिनेट रोल है, इसकी जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो हमारे काम की हैं। जबकि डी मिथाइल फॉलेट की जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो हमारे काम की नहीं है, इसलिए ये अनडिजायर्ड फॉर्म है। इसलिए हम डी मिथाइल फॉलेट कभी नहीं बनाते, हम एल मिथाइल फॉलेट ही बनाने की कोशिश करते हैं। जब आप ह्यूमन बॉडी में होने वाले नेचुरल फॉलेट मेटाबॉलिज्म को देखेंगे, मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है ब्रेक डाउन। तो जब फॉलिक एसिड की गोली कोई पेशेंट लेता है तो फॉलिक एसिड का किस तरीके से ब्रेक डाउन होता है, ये हमने पहले भी कोड 3 के प्रेजेंटेशंस में पढ़ा है। इसे हम फॉलेट मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो इस फॉलेट मेटाबॉलिज्म में फॉलिक एसिड टूटता है डाइहाइड्रोफॉलेट में, फिर टेट्राहाइड्रोफॉलेट में, उसके बाद 5-10 मिथाइलिन टेट्राहाइड्रोफॉलेट में, और अल्टीमेटली ये टूटता है L5 मिथाइल फॉलेट में। और यह L5 मिथाइल फॉलेट ही L मिथाइल फॉलेट कहलाता है। ये लीवो फॉर्म होता है
और यही हमारे सर्कुलेशन में जाता है, यही एब्जॉर्ब होता है। तो नेचुरल फॉर्म में जब हमारे बॉडी के अंदर फॉलिक एसिड टूटता है तो एल मिथाइल फॉलेट ही बनता है, ना कि डी मिथाइल फॉलेट। डेक्स्ट्रो मिथाइल फॉलेट नहीं बनता। ये जो एल मिथाइल फॉलेट है यही एक्टिव फॉर्म है, यही एब्जॉर्ब होता है और हमारी ब्लड प्लाज्मा में या लिपिड बाइंडिंग इसकी प्रॉपर्टी बहुत अच्छी होती है, इसलिए ये बाइंड होता है। ये 7 टाइम्स ज्यादा बायोअवेलेबल होता है फॉलिक एसिड से, इसलिए फॉलिक एसिड 5 mg दी जाती है जबकि एल मिथाइल फॉलेट 1 mg दी जाती है। और MTHFR डेफिशिएंट वुमेन जो होती हैं, जिनको MTHFR डेफिशिएंसी होती है, जो फॉलिक एसिड का ब्रेकडाउन नहीं कर पाते, जिन महिलाओं में फॉलिक एसिड कोई काम की नहीं है, उनको जब डायरेक्ट एल मिथाइल फॉलेट दिया जाता है तभी वो एब्जॉर्ब कर सकती हैं। ऐसी महिलाओं के लिए भी एल मिथाइल फॉलेट या L5 मिथाइल फॉलेट यूजफुल है। राइट, तो हमने देख लिया कि जो नेचुरल ब्रेकडाउन होता है या मेटाबॉलिज्म होता है उसके अंदर भी एल मिथाइल फॉलेट ही बनता है। एक चीज सब अब तक क्लियर है कि एल मिथाइल फॉलेट ही डिजायरेबल फॉर्म है, यूजफुल फॉर्म है, जिसकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी हमारे काम की है। डी मिथाइल फॉलेट की नहीं है, ये अनडिजायरेबल फॉर्म है। तो थोड़ी सी इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी समझ लेते हैं। पहला तो बायोलॉजिकल एक्टिव फॉर्म है एल मिथाइल फॉलेट, जबकि डी मिथाइल फॉलेट बायोलॉजिकली इनएक्टिव फॉर्म है। अब बायोलॉजिकली इनएक्टिव फॉर्म का मतलब क्या हुआ कि बायोलॉजी में, मतलब आपके ह्यूमन बॉडी में ये इनएक्टिव है, ये कोई भी रोल प्ले नहीं करता, ये किसी भी तरीके से आपके काम नहीं आता, डीमिथाइल फॉलेट। तो ये देना, अगर कोई इसे खाता है डीमिथाइल फॉलेट तो ये वेस्ट है, ये कोई काम नहीं आएगा। दूसरा पॉइंट, एल मिथाइल फॉलेट यूज्ड फॉर फॉलेट मेटाबॉलिज्म। फॉलेट मेटाबॉलिज्म आपने जो देखा अभी, उसमें एल मिथाइल फॉलेट ही बनता है और वही आपके बॉडी में एब्जॉर्ब होता है। जबकि डी मिथाइल फॉलेट वो स्टोर होता है लीवर और टिश्यूज में। तो पहली बात, क्या ये हमारी बॉडी में भी बनता है? हाँ, ये हमारी बॉडी में भी बनता है, क्योंकि आइसोमर्स का जो रेसिमिक पिक्चर है उसको हम मिथाइल फॉलेट कहते हैं। जब तक वो एल और डी में नहीं डिवाइड हो गया तब तक वो मिथाइल फॉलेट कहलाता है। जब डिवाइड हो जाता है या मेटाबोलाइज हो जाता है और ब्रेक डाउन हो जाता है, टूट जाता है, तभी ये एल और डी फॉर्म बनते हैं। तो जो एल फॉर्म है वो हमेशा ज्यादा होता है नेचुरल प्रोसेसेस में, और डी फॉर्म जो होता है वो बहुत ही कम मात्रा में बनता है। ये इतनी कम मात्रा होती है कि वो इनसिग्निफिकेंट होती है, वो अगर बॉडी में है भी तो वो एक्सक्रीट हो जाती है, या कुछ समय के लिए वो लीवर या दूसरे टिश्यूज में स्टोर हो जाती है, क्योंकि ये कोई एक्ट नहीं कर पाता, ये कोई बायोकेमिकल रिएक्शंस में पार्ट नहीं लेता, तो ये स्टोर रहता है और धीरे धीरे एक्सक्रीट हो जाता है बॉडी से। उसके बाद तीसरा पॉइंट, प्राइमरी फॉर्म ऑफ फॉलेट इन सर्कुलेशन। तो एल मिथाइल फॉलेट प्राइमरी फॉर्म है सर्कुलेशन में, हमारी बॉडी में ब्लड प्लाज्मा में जो जुड़ता है वही प्राइमरी फॉर्म। फॉलिक एसिड फॉर्म में नहीं जुड़ता, फॉलिक एसिड टूटता है और एल मिथाइल फॉलेट में कन्वर्ट होता है और तब जाके ये हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब होता है। Dimethyl folate may inhibit regulatory enzymes related to folate and homocysteine metabolism. इसका मतलब ये है कि फॉलेट मेटाबॉलिज्म, आपने जो प्रोसेस देखा फॉलिक एसिड का टूटना, और होमोसिस्टीन मेटाबॉलिज्म जो मैं अभी आगे आपको समझाऊंगा, होमोसिस्टीन का टूटना जो कि एक अमाइनो एसिड है, उसमें बहुत सारे एंजाइम्स की जरूरत होती है। डीमिथाइल फॉलेट वैसे तो इनएक्टिव होता है, पर जो मात्रा उसकी टिश्यूज या लिवर में जमा हो जाती है वो इन एंजाइम्स की एक्टिविटी को रोकने का काम करता है। जो फ्रीली हमारी बॉडी में एंजाइम्स हैं उनकी एक्टिविटी की या उनके रेगुलेशंस को इनहिबिट करने का काम करता है। तो देखा जाए तो या तो ये कोई काम नहीं कर रहा है, या तो कोई हमारी हेल्प नहीं कर रहा, और अगर कुछ नहीं कर रहा है उसके साथ नुकसान भी पहुंचा रहा है। तो हर तरीके से डीमिथाइल फॉलेट एक अनडिजायरेबल फॉर्म है। फोर्थ पॉइंट, L-methyl folate helps in methylation of homocysteine.
मैं आपको अगली स्लाइड में होमोसिस्टीन के बारे में बताऊंगा। मिथाइलेशन ऑफ होमोसिस्टीन या होमोसिस्टीन मेटाबॉलिज्म, ये दोनों एक ही बात। मेटाबॉलिज्म मतलब ब्रेक डाउन, आप सबसे आसान भाषा में समझ लो, ब्रेक डाउन मतलब किसी चीज का टूटना, और सिंपल चीज में कन्वर्ट हो जाना जो कि एब्जॉर्ब हो सके। जैसे कि जो हम खाना खाते हैं वो बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, वो जब हम चबाते हैं और धीरे धीरे उसका डाइजेशन होता है तो वो टूट टूट कर ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, और ये ग्लूकोज हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होता है सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो कॉम्प्लेक्सिटी कम होती जाती है और सिंप्लिसिटी में कन्वर्ट होता है, यही इसी को हम ब्रेकडाउन या मेटाबॉलिज्म कहते हैं। हर चीज का मेटाबॉलिज्म हमारी बॉडी में होता है, इसीलिए होमोसिस्टीन का भी होता है और फोलेट मतलब फॉलिक एसिड का भी होता है। सो होमोसिस्टीन का मेटाबॉलिज्म में भी एल-मिथाइल फोलेट मदद करता है। और डीमिथाइल फोलेट, इट रिड्यूसेस बायोअवेलेबिलिटी ऑफ एल-मिथाइल फोलेट, राइट। ये एल-मिथाइल फोलेट की बायोअवेलेबिलिटी को या मात्रा जो कि हमारे शरीर में मौजूद है, जो एब्जॉर्ब हुई है, उसको भी कम करने की कोशिश करता है, राइट। सो हर तरीके से हमने देखा एल-मिथाइल फोलेट हमारे लिए ज्यादा यूजफुल है, ज्यादा क्या पर्टिकुलरली यूजफुल है, जबकि डीमिथाइल फोलेट इज नॉट यूजफुल एंड अनडिजायरेबल फॉर्म। चलिए आगे देखते हैं। Yes, L-methyl folate is useful, whereas D-methyl folate is unuseful form. जैसा कि मैंने आपसे कहा, homocysteine methylation. So what is homocysteine methylation? Or sometimes we call it remethylation too. वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, बट इसको आप मिथाइलेशन तक ही रखिए। समटाइम्स हम इसको मेटाबॉलिज्म भी बोल देते हैं सिंपल वर्ड्स में, या समटाइम्स इसको ब्रेक डाउन भी बोल देते हैं। तो होमोसिस्टीन क्या है? हमारे शरीर में बहुत सारी बायोकेमिकल रिएक्शंस लगातार चलती रहती हैं, उसमें एक अमाइनो एसिड बनता है जिसे हम कहते हैं होमोसिस्टीन। अगर ये होमोसिस्टीन दूसरे अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट होता रहता है लगातार, जैसे कि होमोसिस्टीन अगर मैथ्यूनिन में कन्वर्ट हो जाता है तो उसकी मात्रा शरीर में ज्यादा नहीं बढ़ती, पर अगर उसकी मात्रा शरीर में ज्यादा बढ़ जाती है, अगर शरीर में एल-मिथाइल फोलेट या फोलेट डेफिशिएंसी है या एल-मिथाइल फोलेट की कमी है, ऐसी परिस्थिति में होमोसिस्टीन की मात्रा शरीर में बढ़ जाती है। इस परिस्थिति को हम बोलते हैं हाइपर होमोसिस्टेनेमिया। हाइपर होमोसिस्टेनेमिया हम अक्सर इंडिकेशन के तौर पर प्रमोट करते हैं। हाइपर होमोसिस्टेनिया में क्या के कारण मिसकैरेज की पॉसिबिलिटीज होती हैं, अर्ली प्रेगनेंसी की, अर्ली बर्थ की पॉसिबिलिटी होती है, और जो दूसरे कॉम्प्लिकेशंस, प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस, साथ साथ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स, ब्रेन डेवलपमेंट या कंजेनाइटल एनोमलीज, ये सारी प्रॉब्लम्स जो होती हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है हाइपर होमोसिस्टेनिया। तो आपने देखा होमोसिस्टीन जो कि एक अमाइनो एसिड है जो हमारे शरीर में होता है, उसकी मात्रा को कंट्रोल करने का काम एल-मिथाइल फोलेट कर रहा है। एल-मिथाइल फोलेट इस प्रोसेस में पार्ट लेता है और होमोसिस्टीन को मैथ्यूनिन में कन्वर्ट कर देता है। मैथ्यूनिन अगेन एक अमाइनो एसिड है जो कि दूसरी बायोकेमिकल रिएक्शंस में पार्ट लेता है। तो ये प्रोसेस लगातार चलती रहती है और होमोसिस्टीन की मात्रा बहुत ज्यादा नहीं बढ़ पाती। इसे हम कहते हैं होमोसिस्टीन मिथाइलेशन या होमोसिस्टीन मेटाबॉलिज्म। अब हम डिस्कस करते हैं डीमिथाइल फोलेट के बारे में एक बार फिर से। डीमिथाइल फोलेट कैन बी कंसीडर्ड एज इम्प्योरिटी। हम इम्प्योरिटी किसे कहते हैं? इम्प्योरिटी सामान्य भाषा में तो अशुद्धि को कहते हैं, पर जब हम केमिकल्स की बात करते हैं तो कोई भी इनएक्टिव सब्सटेंस अगर हमारे फॉर्मुलेशन के अंदर है जिसका कोई डेफिनेट रोल नहीं है, पर उसे हम फिल्टरेशन करके साफ नहीं कर पा रहे या नहीं निकाल पाते हैं, तो उसे हम इम्प्योरिटी कहते हैं। गोनेडोट्रोफिन्स की का फिल्टरेशन जब होता है तो उसमें से भी 100% इम्प्योरिटीज निकालना मुश्किल होता है। ये इम्प्योरिटीज और क्या हो सकती हैं? कुछ प्रोटीन्स हो सकते हैं जो इम्प्योरिटीज के फॉर्म में होते हैं,
या कुछ इनएक्टिव सब्सटेंसेस जैसे डीमिथाइल ये भी इम्प्योरिटी में काउंट होता है। तो जब हम सिंथेटिकली फॉर्म करते हैं एल मिथाइल तो अगर उसके अंदर, चूंकि रेसिमिक मिक्सचर था, पहले मिथाइल था, तो डीमिथाइल बनने की संभावनाएं बहुत हाई होती हैं, और ये डीमिथाइल पूरी तरीके से क्लियर नहीं किया जा सकता, इसलिए हम उसे इम्प्योरिटी का नाम देते हैं। तो कोई भी फॉर्मुलेशन हो वो 100% प्योर नहीं हो सकता, उसके अंदर कुछ परसेंटेज में उसका रेसिमिक मिक्सचर मतलब दूसरा आइसोमर कुछ मात्रा में होता है। चूंकि ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है और बहुत कम क्वांटिटी में होता है, इसलिए ये ज्यादा हार्म नहीं पहुंचा सकता, इसलिए इसे नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। So it is difficult to remove 100% dimethyl folate from any L-methyl folate preparation. Higher percentage of dimethyl folate affect the pharmacokinetic and pharmacodynamic actions of the formulation. तो जैसा कि हमने पहले भी देखा है कंपैरिजन में कि अगर डीमिथाइल फॉलेट की मात्रा जरूरत से ज्यादा हो जाएगी तो पहला तो वो टिश्यूज में, लीवर में जमा होने लगेगा, दूसरा वो मिथाइल फॉलेट मेटाबॉलिज्म और होमोसिस्टीन मेटाबॉलिज्म या मिथाइलेशन में अवरुद्ध पैदा करेगा, और साथ साथ एल मिथाइल फॉलेट के एक्शन को भी प्रभावित करेगा। राइट? तो डीमिथाइल फॉलेट बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। नाउ प्योरिटी इंडेक्स। प्योरिटी इंडेक्स एक स्टडी होती है जहां पर हम कोई भी दो एपीआई मतलब एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट, मतलब रॉ मटेरियल जो कि हम दवाओं में यूज करते हैं, उनकी प्योरिटी की जांच की जाती है प्योरिटी इंडेक्स के द्वारा। इसके अंदर हम उसकी कितने परसेंटेज तक इम्प्योरिटीज हैं उसकी जांच करते हैं, और कितने परसेंटेज तक एक्टिव डिजायरेबल एपीआई मौजूद है। तो जब हम कोर 3 का कुछ दूसरे एपीआई से, कंपैरेटर से कंपैरिजन करते हैं तो हम देखते हैं कि कोर 3 के अंदर एल मिथाइल फोलेट की मात्रा 98.69% है। डीमिथाइल फोलेट, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, इट इज इम्पॉसिबल टू फिल्टर 100% डीमिथाइल फोलेट, तो उसकी मात्रा भी कुछ मात्रा में है 1.31%, तो जो कि बहुत ही कम मात्रा है, लगभग नेग्लिजिबल है, इसलिए उसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं क्योंकि मेजर क्वांटिटी 98.69% एल मिथाइल फोलेट है। सो इसे लगभग 100% ही माना जाता है, क्योंकि किसी भी फॉर्मुलेशन के अंदर लगभग 1 से 2% तक उसका रेसिमिक मिक्सचर होने की संभावना होती ही है, चाहे वो गोनेडोट्रोफिन्स हो, हालांकि वहां पर आइसोमर्स नहीं है, बट वहां पे फिल्ट्रेशन हम हॉर्मोन्स का करते हैं, तो कुछ दूसरे हॉर्मोन्स या फिर कुछ प्रोटीन स्ट्रक्चर्स की होने की पॉसिबिलिटी हमेशा होती है। तो 1 से 2% को हम 100% ही मानते हैं। अब कंपैरेटिव की हम बात करें तो एक बहुत ही सरप्राइजिंग और शॉकिंग चीज हमारे सामने आई जब हमने कंपैरेटर्स के एपीआई को जांच की, तो उनके एपीआई में हमें ये समझ में आया कि उन्होंने 55.10% एल मिथाइल फोलेट मिलाया है, जबकि 44.90% तक उन्होंने डीमिथाइल फोलेट मिलाया है। तो ये बहुत ही शॉकिंग चीज है कि हमारे कंपैरेटर, अब उस एपीआई से बनने वाले सारे प्रोडक्ट्स के अंदर अगर जांच की जाए तो वहां पर एल मिथाइल फोलेट 55.10% ही होगा। ये अपने आप में एक चौंकाने वाला तथ्य है। ये जो प्योरिटी इंडेक्स है, हम इसे कैसे बनाते हैं? सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस, किसी भी एपीआई का या प्रोडक्ट, फिनिश्ड प्रोडक्ट का एक सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस होता है। उसमें उस एपीआई में जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है उसकी मात्रा बहुत क्लियरली लिखी हुई होती है। कोर 3 का जब हमने सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस देखा तो वहां पर हमने पाया कि वहां कोर 3 की मात्रा 98.69% है, जबकि कंपैरेटर में ये 55.0% है। तो इन सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस से
हम प्योरिटी इंडेक्स बनाते हैं। अब कुछ इंटरप्रिटेशंस, लाइक पहला इंटरप्रिटेशन, जो चीज हमारे सामने आई है कि एल्मिथाइल फॉलेट कुछ दूसरे फॉर्मुलेशंस केवल 50% या 55% ही मिला रहे हैं, मतलब आधी क्वांटिटी, तो ऐसे स्थिति में क्या डिफरेंस आएगा? पहला, हायर एल्मिथाइल फॉलेट एंड लोअर डीमिथाइल फॉलेट। ऐसे प्रिपरेशंस में एल्मिथाइल फॉलेट, पहला तो कोड 3 की हम बात कर रहे हैं, जहां पर हाई एल्मिथाइल फॉलेट है और डी मिथाइल फॉलेट बहुत कम है, नेग्लिजिबल है। इसीलिए हम क्लेम कर सकते हैं कि कोड 3 का एब्जॉर्प्शन बहुत हाई होता है, क्योंकि वो फटाफट एब्जॉर्ब हो जाता है। आपने देखा ही था, डी मिथाइल फॉलेट स्टोर हो जाता है, वो एब्जॉर्ब नहीं होता, एक्टिव फॉर्म नहीं है। जहां पर 44% तक डिमिथाइल फॉलेट होगा जिन फॉर्मुलेशंस में, वहां पर एब्जॉर्ब होने में दिक्कत आएगी ही आएगी, क्योंकि इनएक्टिव फॉर्म है, वो स्टोर हो जाएगा। इसलिए कोड 3 में लेसर रेसिड्यूज होते हैं कंपैरेटिवली, राइट। दूसरा, कोड 3 में हायर एल्मिथाइल फॉलेट, इसीलिए कोड 3 में टॉलरेबिलिटी भी हाई है और हायर प्रेगनेंसी रिलेटेड बेनिफिट्स हैं। सालों साल डॉक्टर्स को अच्छे बेनिफिट्स मिलते रहे हैं, प्रेगनेंसी रिलेटेड बेनिफिट्स, जो डिजायर्ड रिजल्ट्स हैं वो मिले हैं, और टॉलरेबिलिटी भी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हमेशा बहुत अच्छी रही है। कोड 3 में तीसरा पॉइंट, ऑलमोस्ट निल है डिमिथाइल फॉलेट, लगभग नहीं के बराबर है। इसलिए चांसेस ऑफ साइड इफेक्ट्स ऑफ डिमिथाइल फॉलेट्स आर वेरी लेस। चांसेस बहुत कम है कि वो किसी भी तरीके से एल्मिथाइल फॉलेट के इम्पैक्ट को हैम्पर कर सके। फोर्थ पॉइंट इज प्योर एल्मिथाइल फॉलेट। चौथा पॉइंट है कि हमने जो कोड 3 में यूज किया है वो प्योर एल्मिथाइल फॉलेट है, वो 98.69% है, इसलिए प्योर है। फिर भी हमारी प्राइस जो दूसरे कंपैरेटर ब्रांड्स हैं उससे एट पार है, राइट। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि हमने किससे कंपेयर किया है, तो डेफिनेटली हमने किसी पर्टिकुलर ब्रांड से कंपेयर नहीं किया। हम लोगों ने मार्केट में जो दूसरा एपीआई अवेलेबल है, जिसका उपयोग बहुत सारे दूसरे ब्रांड्स करते हैं, उससे डायरेक्टली हमने कंपेयर किया है। अब एक स्पेशल विजुअल एड जो आपको हम लोगों ने भेजा है ऑलरेडी, आपको आने वाले हफ्ते में, आने वाले समय में मिल जाएगा। उसके अंदर एक स्पेशल विजुअल एड है which says all that glitters is not gold। हम यही बात डॉक्टर के सामने किस तरीके से रखेंगे? all that glitters is not gold एक कहावत है, जिसका मतलब होता है, आप इस कहावत को ऐसे ही याद रखिएगा, इसका मतलब होता है हर वो चमकती हुई चीज जो चमकती हुई दिखाई दे तो रही है, पर वो गोल्ड नहीं होती। हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। So all that glitters is not gold। Do all methyl folate brands are same? यहाँ पे हम एक क्वेश्चन रेज करते हैं कि क्या सभी एल्मिथाइल फॉलेट फॉर्मुलेशन सेम है? बाहर से देखने पे तो सभी चमकीले दिखाई देते हैं, पर नहीं, सारे फॉर्मुलेशन सेम नहीं है। यहाँ पर हमने कंपैरिजन किया है, वही सेम कंपैरिजन जो मैंने आपको डायस्टीरियोआइसोमर्स का दिखाया था, मिथाइल फॉलेट से किस तरीके से एल और डी मिथाइल फॉलेट बनते हैं और उनका डिफरेंस, वो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम प्योरिटी इंडेक्स के बारे में डॉक्टर से बात करेंगे और उन्हें ये चौंकाने वाला तथ्य बताएंगे। उसके बाद हम कोर 3 से जुड़े हुए बेनिफिट्स की चर्चा डॉक्टर के साथ करेंगे, जो कि है कोर 3 ऑफर्स प्योर एल्मिथाइल फॉलेट, हेंस इट हैज हायर बायोअवेलेबिलिटी, हायर फॉलेट मेटाबॉलिज्म, better tolerability and it ensures safe motherhood, राइट। इसके अलावा हम और भी कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि यूनिक कैप टैब, उसके बारे में और बेटर टॉलरेबिलिटी की भी बात करेंगे। तो इसके साथ हमें एक बहुत जबरदस्त एक नया पॉइंट कोर 3 के लिए मिल जाता है, और इस पॉइंट के द्वारा आप अभी तक जो भी बातें क्लेम कर रहे हो, चाहे वो बायोअवेलेबिलिटी की बात हो, चाहे फॉलेट मेटाबॉलिज्म की बात हो, या टॉलरेबिलिटी, या उसका यूनिक रिजल्ट्स, बेटर रिजल्ट्स, उन सारी बातों के बारे में आप जस्टिफाई कर सकते हो। सो आई एम श्योर ये पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आप चाहें तो इस वीडियो को फिर से एक बार देखकर पॉइंट्स को फिर से समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपको कहीं डाउट है तो
हम लोग एक मीटिंग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं इसी तरीके से, ऑनलाइन मीटिंग, जिसमें पीएमटी आपके साथ जुड़ेगी। आप अपने क्वेश्चंस को नोट करके रखिए, आपसे आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तब आपके क्वेश्चंस को हम सेटल भी कर देंगे, राइट। सो बहुत जल्दी आपके पास ये विजुअल एड आ जाएगा विद डिटेलिंग स्टोरी एंड along with these study जो सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस हैं उनके साथ, तो आप डॉक्टर के साथ प्रॉपरली साइंटिफिकली इसको डिस्कस कर पाएंगे, राइट। सो आई एम श्योर आपको ये पॉइंट बहुत अच्छा लगा होगा और इस पॉइंट का आप पूरे तरीके से यूटिलाइजेशन करेंगे। कोर 3 हमारा आधार ब्रांड है और आप देख ही रहे हैं कि इस क्राइसिस के समय में भी कोर 3 ही हम लोगों को सबसे ज्यादा सपोर्ट कर रहा है एज अ डिविजन। सो कोर 3 में सारे फिगर्स को भूलकर हम लोग एक ब्रांड बिल्डिंग में जुड़ जाएं, जैसा कि हम लोग शुरू से हमने तय किया था, और कोर 3 को एक नई ऊंचाई पर लेके जाएं। इस क्राइसिस को हम एक अपॉर्चुनिटी में बदल सकते हैं और हर एक हेडक्वार्टर में अगर हमने तय कर लिया तो डेफिनेटली हम इसको काफी आगे लेके जा सकते हैं। सो बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू सो मच।